इंस्पेक्टर के हाथ में वो छोटी सी पेनड्राइव को देखकर जुल्मी के होश उड़ चुके थे। वहीं अनन्या लापरवाही से बोली, वाकई इंस्पेक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सबूत मिला है आपको। इसकी मदद से 5-7 साल में आप अपने मुजरिम को जरूर ढूंढ लेंगे। अनन्या की बात सुनकर इंस्पेक्टर विवेक उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मैडम क्या नाम है आपका? अनन्या। हाँ तो मिस अनन्या, आपको क्या लगता है ये कोई आम चीज है जो हर कोई इस्तेमाल करता होगा? मिस अनन्या, ये आपका शहर नहीं जहाँ बच्चे अपने पैरों पर खड़े बाद में होते हैं, मोबाइल, लैपटॉप और पेनड्राइव का इस्तेमाल पहले करने लगते हैं। ये गांव है, यहाँ कोई मोबाइल भी चलाता है तो समझिए बहुत बड़ा आदमी है, तो पेनड्राइव जैसी चीजों का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ अगर कोई शहर से आया हो और उसका ये हो तो आम बात जरूर है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने ध्रुव और विकी की तरफ देखा और वो दोनों थोड़ा सकपका गए। अनन्या समझ गई थी कि उसने इस टॉपिक पर बात करके गलती कर दी है और डायरेक्ट पुलिस का शक अपने और अपने दोस्तों पर ले गई है, इसलिए वो चुप हो गई। विकी ने ध्रुव की तरफ देखा और बोला, पहले हमारा गाँव आना गलत था, अब हमारा शहर से होना ही हमारे लिए घातक हो गया है। ध्रुव बस चुपचाप खड़ा कुछ सोचता रहा। इंस्पेक्टर विवेक ने सुमेर से कहा, मिस्टर सुमेर, जब तक पुलिस इस मामले को सुलझा नहीं लेती और जब तक इस औरत का कातिल नहीं मिल जाता, तब तक इस गांव को छोड़कर कोई ना जाए। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, खासकर शहर से आए ये लोग। सुमेर ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, मैं इस बात पर पूरी तरह ध्यान दूंगा और ध्रुव, विकी और अनन्या, इन पर तो अब मेरी नजर रहेगी। थोड़ी देर बाद पुलिस अपना काम करके चली गई और सुमेर बेचैन सा पुजारी जी से बोला, पुजारी जी जो मुसीबत आनी थी वो तो आ गई, लेकिन कल आप जिस काम से वशीकरण वाले खंडहर में गए थे, क्या वो काम हुआ या नहीं? पुजारी जी उदासी भरे लफ्जों में बोले, मुझे अफसोस है सुमेर बाबू, हम पूरी तरीके से मुसीबत में पड़ चुके हैं, क्योंकि मैं जिस कांच की बढ़ने की बात कर रहा था वो भी वहां नहीं है। इसका साफ मतलब है कि वो खुद तो आजाद हुई है, साथ ही साथ अपनी पूरी शक्तियों को भी आजाद कर दिया है और अब वो बहुत ताकतवर हो चुकी है, क्योंकि उसकी शक्तियां इतने दिनों से दबी हुई थी, इसलिए उसमें बहुत गुस्सा है। वो अब हमसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। पुजारी जी की ये बात सुनकर सुमेर को अपने लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए उसने उलझन भरे शब्दों में कहा, आपको यकीन है ये काम बंजारन का ही है? मतलब बिंदिया को उस बंजारन ने ही मारा है? पुजारी जी तुरंत बोले, वाह सुमेर बाबू, अभी आपने देखा ना, पुलिस भी हैरान थी कि ना कोई निशान ना कोई सबूत, फिर भी बिंदिया की मौत, अब और क्या सबूत चाहिए आपको? सुमेर ने असहाय होकर कहा, तो अब क्या करना है पुजारी जी, क्योंकि हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगली जान जाने से पहले हमें कोई ना कोई ठोस कदम तो उठाना ही होगा। मुझे तो ये सब बातें कम समझ आती हैं, आपको ही आगे का रास्ता दिखाना पड़ेगा। पुजारी जी कुछ सोचकर बोले, काश आज आपके पिताजी बड़े ठाकुर अच्छे होते तो बहुत अच्छा होता। एक लंबी सांस छोड़ते हुए पुजारी जी आगे बोले, सुमेर बाबू आप हवेली चलिए, मैं कुछ जरूरी काम निपटा कर वहीं आता हूँ, फिर चर्चा करते हैं। और हाँ मनवा और महादेव, तुम दोनों जाकर गांव के कुछ बुजुर्गों को जो पहले भी इस घटना को अपनी आंखों से देख चुके हैं, उन्हें भी हवेली लेकर आ जाओ, हो सकता है उनकी कोई बात या जानकारी हमारी सहायता करे। पुजारी जी की बात से सहमत होकर सुमेर ने मनवा को इशारा किया और मनवा और महादेव वहां से चले गए। सुमेर गांव वालों को संबोधित करता हुआ बोला, देखिए मैं जानता हूँ यहाँ जो भी हुआ है हमारे गाँव के लिए बहुत दुख की बात है और डरने वाली भी, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मैं और पुजारी जी जल्द ही इसका कोई निवारण ढूंढेंगे। तब तक आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि सब सतर्क रहे, और क्योंकि इस बार उस मुसीबत की कोई मर्यादा नहीं है, वो किसी की भी जान ले सकती है, चाहे वो मर्द हो या औरत या कोई बच्चा या बूढ़ा, इसलिए खासकर अपना विशेष ध्यान रखें। ध्रुव ने जब देखा सुमेर अपने गाँव वालों को सतर्क कर रहा है और यहाँ से जाने की भी तैयारी में है, तो उसने सुमेर से कहा, अगर आपकी पूछताछ हो गई हो तो क्या हम भी जा सकते हैं? सुमेर ध्रुव की तरफ घूमता हुआ बोला, इस वक्त तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जैसा कि तुम लोगों ने सुना है पुलिस ने क्या कहा है, तुम लोग इस गाँव से कहीं नहीं जा सकते। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर अब तुम लोगों की तरफ से छोटी सी भी भूल हुई तो कानून से पहले पाली गांव की पंचायत तुम्हारा फैसला करेगी। ध्रुव मौके की नजाकत को समझते हुए बिना बहस किए अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया। रास्ते में विकी ने कहा, दोस्तों उस पेनड्राइव का मिलना हमारे लिए ठीक नहीं है। ध्रुव ने समझाते हुए कहा, क्यों, वो हमारा तो नहीं है, फिर हमें क्या डर? विकी ने हैरानी से कहा, तूने सुना नहीं उस इंस्पेक्टर ने क्या कहा? ये गाँव है जहाँ हर कोई पेनड्राइव या गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करता। ये वही ला सकता है जो कहीं शहर से आया हो और इनकी जानकारी रखता हो, और इसका सीधा शक हमारे ऊपर है। जुल्मी कांपते हुए बोला, आप लोगों के चक्कर में हम भी फंस रहे हैं, हम हमारी अम्मा के इकलौते लड़के हैं, मतलब अगर हम जेल चले गए तो हमारी अम्मा का क्या होगा? ध्रुव खींचते हुए बोला, यार पहली बात तो तुम अपनी ये बकवास बंद करो, और हाँ तुम हमारी वजह से क्यों फंसोगे? वो पेनड्राइव हमारी थोड़ी ना है। छलावा आखिर में गुस्से से फट पड़ा जो अब तक खामोश था, आप लोग अपनी ये बकवास बंद कीजिए, किसी को अनुमान भी है कि यहाँ क्या चल रहा है? अनन्या भी छलावा का साथ देते हुए बोली, छलावा बिल्कुल सही कह रहा है, ना तो तुम लोग वहां जाते ना फंसने का डर होता। पता नहीं किसकी पेनड्राइव है और शक के घेरे में हम लोग हैं। अनन्या को ऐसे नाराज होता देख जुल्मी उसके सुंदर चेहरे को निहारते हुए बोला, आप चिंता मत करिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपके लिए पूरे गांव वालों से लड़ जाएंगे। ध्रुव तुरंत बोला, जैसे कल रात कुएं पर बंजारन से लड़ रहे थे शवासन में। ध्रुव ने जैसे ही इतना कहा अनन्या हंसने लगी और जुल्मी अपमान से सुलगता हुआ बोला, देखिए आप फिर फालतू बात कर रहे हैं, हम आपको पहले भी बोले, हम डर कर बेहोश नहीं हुए थे। विकी ने सबके बीच बचाव करते हुए कहा, तुम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हो सकता है उस पेनड्राइव को देखने के बाद पुलिस को उसके मालिक का पता चल जाए और हम बच जाए, क्योंकि जब वो हमारी है ही नहीं तो यकीनन हम लोग कुछ दिन में अपने घर लौट जाएंगे। विकी की बात पर सबने हाँ में सिर हिलाया और जुल्मी ऊपर मन ही मन सोचने लगा, मालिक का पता चले ना चले, लेकिन उस पेनड्राइव में क्या है वो जरूर उन्हें पता चल जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसमें फिल्में भरवाई थी। ध्रुव चलते चलते अचानक रुका और जुल्मी का चेहरा अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पेनड्राइव तेरी है? इससे पहले जुल्मी कुछ बोलता छलावा भी उसे घूरकर बोला, सच बता जुल्मी, कहीं वो सामान तेरा तो नहीं है? क्योंकि पूरे गांव को पता है तुझे सिनेमा का कितना शौक है, एक तू ही है जो हर हफ्ते शहर जाता है इस सिनेमा और फैशन के चक्कर में। जुल्मी ने छलावा की बात का जवाब ऐसे दिया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो।
हाँ तो गांव में और भी लोग हैं जो जाते हैं। अब ये गांव वैसा गांव नहीं रह गया है। और मेरी होती तो मैं तुम लोगों से क्यों छुपाता? मेरा बिल्कुल भी नहीं है। विकी ने कुछ सोचते हुए कहा, चल ठीक है, मान लिया वो तुम्हारा नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर वो है किसकी? और इसका मतलब ये है कि जब तक हम वहां थे तब तक तो वहां कोई नहीं था, ना बिंदिया ना ही वो हत्यारा। फिर ध्रुव बोला, ऐसे कैसे वहां कोई नहीं था? तुम लोग भूल गए क्या वो पुजारी जी रात को आए थे जिनसे बचने के लिए हम छुपे थे? विकी हैरानी से बोला, अरे हाँ, लेकिन लेकिन यार वो पेनड्राइव पुजारी जी का हो ऐसा मेरा मन तो नहीं मान रहा है। ध्रुव ने कहा, बात तो सही है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है हमने उन्हें वहां पर जाते हुए अपनी आंखों से देखा है। और भाई जिस रात वहां गए उसी रात बिंदिया की लाश कुएं के पास क्यों मिली? छलावा ने पुजारी जी का बचाव करते हुए कहा, आप लोग गलत सोच रहे हैं। इस गांव में सिर्फ एक पुजारी जी हैं जो गलती हमसे हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं। ध्रुव बोला, अरे यार छलावा, अब तुम पंजारन का नाम मत लेना। छलावा ध्रुव की बात सुन बोला, आप लोगों को अभी तक लग रहा है कि बिंदिया की मौत एक आम बात है? गलती कर रहे हैं ध्रुव बाबू। आपको याद होगा बिंदिया के घर के बाहर वो निशान मिला था, और आज से 25 साल पहले भी जब वो पंजारन लोगों को मारती थी तब भी ऐसे ही लोगों के घर पर निशान मिलते थे। और फिर सबसे बड़ी बात, विकी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी बात? छलावा समझाते हुए बोला, आप लोगों ने बिंदिया की लाश तो देखी है, और पुलिस ने क्या कहा? ना कोई मारपीट के निशान, न गले में कोई निशान। अब किसी के नाखून पर निकालने से कोई मर तो जाएगा नहीं। अनन्या छलावा की बात सुन अपनी धुन में आगे चलते हुए मुस्कुराकर बोली, ये तो शुरुआत है, अगली अमावस्या पर एक साथ 2 लोगों की मौत होगी, और असली तांडव तो अब शुरू होगा। रोक के दिखाओ जिसमें दम है। छलावा ने कहा, क्या? ये क्या बोल रही हो आप अनन्या जी? जुल्मी डरते हुए बोला, गौरी मैडम आप ऐसी बात करके डरा रही हैं। ध्रुव और विकी दोनों हैरानी से अनन्या की ओर देखने लगे। अनन्या ने बात संभालते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है कि मैंने इसमें नया क्या कहा? यही सब तो पिछले कुछ दिनों से गांव में हर जगह सुनने को मिलता है। छलावा ने तपाक से एक सवाल पूछ लिया, लेकिन अगली अमावस्या पर 2 मौत होंगी, इस बारे में आप क्या कहेंगी? ऐसा तो गांव में कहीं सुनने को नहीं मिला। अनन्या ने रुककर कहा, आज पुजारी जी और सुमेर बातें कर रहे थे तो पुजारी जी ने कहा इस बार वो बहुत गुस्से में है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हो सकता है वो गुस्से में इस बार 2 लोगों को मारे। अनन्या की बात सुन छलावा को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बातें करते करते सभी लोग विकी के घर पहुंच गए। ध्रुव और विकी बाहर बने दालान वाले हिस्से में पहुंचकर वहीं बैठ गए। अनन्या वहीं बाहर बगीचे में अकेले बैठी हुई थी। ध्रुव ने अनन्या की तरफ देखते हुए कहा, यार हम इस ट्रिप पर आए ही क्यों? मतलब कितना कुछ प्लान किया था मैंने कि ट्रिप पर मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। और विकी ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, पता है यार, हमने साथ में तो प्लान किया था। ध्रुव ने अपनी जेब से अपना पर्स निकाला और पर्स में रखी एक बहुत पुरानी सी अंगूठी और पुराना सा कागज का टुकड़ा निकालकर विकी को दिखाते हुए बोला, तुझे पता है ये क्या है? विकी उस अंगूठी को हाथ में लेकर देखते हुए बोला, हाँ ये तेरी स्वर्गवासी दादी की अंगूठी है, तूने बताया तो था। और ये कागज, ये मुझे नहीं पता। ध्रुव उस कागज को गौर से देखते हुए बोला, ये वो लव लेटर है जिसे मेरे दादा ने दादी को दिया था, जिसे पढ़कर दादी ने अपनी शादी वाले दिन शादी तोड़ दी थी, और फिर दादाजी ने सबके सामने यही अंगूठी पहना उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था। विकी ने एक्साइटेड होकर पूछा, वाओ यार मुझे भी दिखा, ऐसा क्या लिखा था तेरे दादाजी ने कि तेरी दादी ने शादी वाले दिन ही शादी तोड़ दी? दिखा ना। ध्रुव ने वो लेटर छुपाते हुए कहा, नो नहीं, इसे मैंने भी नहीं पढ़ा है आज तक। ये जादुई लव लेटर है। इस लेटर का उपयोग दादाजी के कई दोस्तों ने किया था और सबकी लव लाइफ सक्सेसफुल रही, इसलिए मैं भी अनन्या को ये दूंगा, फिर इस रिंग को देकर प्रपोज करूंगा। खैर तुझे पता है आखिरी वक्त पर दादी ने ये अंगूठी और लेटर मुझे दिया। शायद वो जानती थी मेरी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जिसे मैं उसी तरह प्यार करूंगा जिस तरह मेरे दादा उनसे करते थे। और वो अनन्या से सिर्फ एक बार मिली थी कॉलेज टाइम पर, और उसी वक्त उन्होंने पहचान लिया था कि यही वो लड़की है। विकी ध्रुव की फीलिंग को बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि विकी, ध्रुव और अनन्या कॉलेज टाइम के दोस्त थे। विकी ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा, और वो वक्त आ गया है, मेरी मान तो आज ही अनन्या को प्रपोज कर दे। ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, ऐसे नहीं, अभी वो मुझे ठीक नहीं लग रही है, और पहले ये तो जान लूं कि अनन्या भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। इतने में विकी ने देखा जुल्मी अनन्या के पास आकर बैठ गया, तो उसने कहा, भाई कहीं ऐसा ना हो तू बस सोचता ही रहे और तेरी पिया बसंती को तेरा वो सौतन जुल्मी बालम उड़ा ले जाए। वो देख वो बैठा है अनन्या के पास। विकी ने ध्रुव को छेड़ते हुए कहा और हंसने लगा, रुक मैं आज उसकी अच्छी खबर देता हूँ। कहते हुए ध्रुव उठकर अनन्या और जुल्मी की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ हवेली में बड़े ठाकुर के कमरे में ही बैठक लगी थी, जहाँ सुमेर, पुजारी जी और गाँव के कुछ बुजुर्ग जमा थे और गहरी चर्चा हो रही थी। बड़े ठाकुर सज्जन सिंह सब सुन पा रहे थे, लेकिन लाचार इतने थे कि अपने लोगों के बचाव के लिए कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक उनकी सांस तेज होने लगी और वो बेचैन दिखने लगे। आंखों से लगातार लाचारी के आंसू बह रहे थे। सुमेर ने जब अपने बाबा की ये हालत देखी तो उनके पास गया और उनका हाथ थामते हुए बोला, पापा मैं जानता हूँ आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि अब आपके लोगों की रक्षा कौन करेगा, लेकिन आप क्यों भूल रहे हैं मैं आपका बेटा हूँ। आपकी तरह ये गाँव मेरे लिए भी सबसे ऊपर है और यहाँ के लोगों की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अपने लोगों की जान जाने नहीं दूंगा। सुमेर की बात पर सज्जन सिंह शांत हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी बेचैन थी। सुमेर वापस पुजारी जी के पास जाकर बैठ गया और चिंता से बोला, क्या किया जाए पुजारी जी? पुजारी जी ने सज्जन सिंह की तरफ देखते हुए कहा, जब महागुरु देवदत्त ने वशीकरण कर उस बंजारन को कुएं में और उसकी शक्तियों को वशीकरण करके कैद किया था, तो उस वक्त एक पवित्र पेड़ की जड़ और उसकी मिट्टी का उपयोग किया था। सबसे पहले हमें उस पेड़ को ढूंढना होगा। सुमेर ने ना समझते हुए पूछा, वो पेड़ ढूंढना होगा मतलब? आपको नहीं पता कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं। पवित्र पेड़ से क्या होगा? पुजारी जी ने कहा, सुमेर बाबू वो पेड़ की एक अलग कहानी है जिसे फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इस वक्त जो मुसीबत हम पर आई है उसके लिए उस पेड़ का होना बहुत जरूरी है।
तुमेर ने ना समझते हुए पूछा, वो पेड़ ढूंढना होगा मतलब? आपको नहीं पता कहाँ है? मैं कुछ समझा नहीं। पवित्र पेड़ से क्या होगा? पुजारी जी ने कहा। तुमेर बाबू, वो पेड़ की एक अलग कहानी है जिसे फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, इस वक्त जो मुसीबत हम पर आई है उसके लिए उस पेड़ का होना बहुत जरूरी है। पुजारी जी से बात करने के बाद ये तय हुआ कि कल सुबह तब से पहले ही सुमेर और पंडित जी कुछ लोगों को लेकर उस पवित्र पेड़ को देखने जाएंगे। पंडित जी ने सुमेर से कहा, तुमेर बाबू, आप अपने लोगों को लेकर मुझे गांव के पीछे वाली नदी के पास सुबह सुबह मिलेगा। मैं मंदिर से होकर आ जाऊंगा। इतना कहकर पुजारी जी वहां से चले गए। पुजारी जी के जाने के बाद तुमेर सज्जन सिंह के पास गया और उसके पास बैठकर उसे देखता हुआ बोला, बाबा, पता नहीं इस गांव में कितने राज दफन हैं और जाने ऐसी कितनी सारी बातें हैं जिसके बारे में मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं है। काश कि आप एक बार बोल पाते, काश कि आप मेरे बहुत से सवालों के जवाब दे पाते। खैर, फिलहाल तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा बाबा कि भूत प्रेत तक तो ठीक है, लेकिन ये पेड़ पौधों का क्या चक्कर है? लेकिन अफसोस, आप तो कुछ बोलेंगे नहीं। बस एक पुजारी जी हैं जो हम सबका सहारा है। इतना कहकर सुमेर वहां से चला गया। पीछे से सज्जन सिंह तुमेर को बेचैन नजरों से जाते हुए देखता रहा। अगले दिन सुबह सुबह सुमेर अपने खास आदमी मनवा और महादेव को लेकर गांव के पीछे वाली नदी के पास जा पहुंचा। अभी उनको आकर कुछ ही मिनट बीते थे कि पुजारी जी भी अपने चेले के साथ वहां आते दिखे। पुजारी जी सुमेर के पास आए और बोले, चलिए आप लोग आइए मेरे साथ। इतना कहकर पुजारी जी आगे आगे चलने लगे और सुमेर अपने लोगों के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने के बाद नदी पर बने कच्चे पुल को पार कर नदी के दूसरे किनारे फैले जंगल के भीतर पुजारी जी, तुमेर और उनके लोग चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सिर्फ इनके चलने की वजह से सूखे पत्ते जो कुचले जा रहे थे उनकी आवाज गूंज रही थी। तुमेर ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, वैसे पुजारी जी ये पेड़ है क्या? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमेर बाबू, ये पेड़ दिखने में बहुत मामूली है और यही इसकी विशेषता है कि इसे देखकर कोई इसकी दिव्यता मालूम नहीं कर सकता। इसकी दिव्यता के बारे में चुनिंदा लोगों को ही जानकारी है और ईश्वर की कृपा से मैं भी उनमें से ही एक हूँ। तुमेर प्रभावित होता हुआ बोला, अच्छा, आपके अलावा और कौन कौन जानता है इस पेड़ के बारे में? मेरा मतलब है इस गांव में किसी और को भी जानकारी है? पुजारी इनकार में सिर हिलाकर बोले, नहीं, इस दिव्य पेड़ के बारे में देवदत्त, आपके बाबा और उन दोनों के एक और मित्र हुआ करते थे। उनका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उस वक्त मैं गुरु देवदत्त का नया नया शिष्य बना था तो मुझे ज्यादा नहीं बताया जाता था इन सब के बारे में। वैसे मैं उनसे एक ही बार मिला हूँ। उनको भी जानकारी थी और मुझे भी जानकारी महागुरु देवदत्त से ही प्राप्त हुई क्योंकि वो मुझे बहुत मानते थे। तुमेर ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन पंडित जी, बाबा के मुंह से मैंने महागुरु देवदत्त का नाम कभी नहीं सुना। आप तो हमेशा बाहर रहे हैं और महागुरु कभी कभी गाँव आते थे और जब आते थे तो आपके बाबा के पास ही आते थे और मुझे भी कभी कभी उनके चरणों में बैठने का मौका मिल जाता था तो वो मुझे तरह तरह के ज्ञान देते थे और उन्हीं के कहने पर आपके बाबा ने मुझे मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। आप कह सकते हैं देवदत्त मेरे पिता समान गुरु सब कुछ थे। कुछ आगे जाने के बाद पुजारी जी एक जगह पर जाकर रुक गए और हैरानी और डरी नजरों से सामने देखने लगे। पुजारी जी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी और डर के मारे उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। तुमेर पुजारी जी की ऐसी हालत देख उनसे बोला, पुजारी जी क्या बात है, आप अचानक रुक क्यों गए और इतना घबरा क्यों रहे हैं? पुजारी जी अपनी कांपती आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए बोले, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? पुजारी जी क्या हुआ, कुछ बताइए, अब क्या नई मुसीबत है? तुमेर का सब्र अब खत्म हो रहा था। पुजारी जी सुमेर की तरफ देखकर बोले, वो पेड़ सूख कैसे गया? वो भी पूरी तरह से? अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं यहाँ आया था और तब तक वो पेड़ हरा भरा था। पुजारी जी ने सामने की तरफ इशारा किया। तुमेर ने जब देखा सामने बहुत सारे पेड़ बहुत विशाल और हरे भरे थे, लेकिन उन सबके बीच में एक ऐसा पेड़ था जो बिल्कुल सूख कर काला हो चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कभी जान रही हो। तुमेर पुजारी जी से बात पर बेयकीनी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है पुजारी जी? अगर कुछ दिन पहले ये पेड़ हरा भरा था तो इतने विशाल पेड़ का इस तरह सूख जाना मानो कभी हरा था ही नहीं। ऐसा तो संभव ही नहीं है। पुजारी जी चारों तरफ देखते हुए बोले, अब संभव है सुमेर बाबू, क्योंकि वो बंजारन आजाद हो चुकी है। ये सब उसी का किया धरा है। देखिए, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। तुमेर ने पुजारी जी की हालत देखते हुए उन्हें समझाया, ऐसा भी तो हो सकता है ये कोई और पेड़ हो, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। पुजारी जल्दी से बोले, नहीं, मैं सालों से इस जगह आ रहा हूँ और इस पेड़ को हरा भरा देखकर तसल्ली कर जाता था क्योंकि ये पवित्र पेड़ इस गांव की सुख शांति के लिए लगाया गया था। अच्छा, वो देखिए पेड़ के जड़ों की तरफ, उसके आसपास की माटी लाल दिख रही है? तुमेर पेड़ के जड़ के पास की मिट्टी को ध्यान से देखता हुआ बोला, हाँ। पुजारी ने समझाया, ये इसलिए क्योंकि इस पेड़ के जड़ में लाल रंग का द्रव्य होता है और यही इसकी पहचान है। जब इस पेड़ को बंजारे ने अपनी काली शक्तियों से नष्ट किया होगा तब वही द्रव्य इसकी जड़ों से रिसकर मिट्टी में मिल गया होगा और उसके आसपास की मिट्टी लाल हो गई। तुमेर को शुरू से ये पेड़ की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने विस्तार से पूछा, लेकिन पुजारी जी, बंजारन की पेड़ से क्या दुश्मनी होगी? भला वो पेड़ क्यों नष्ट करेगी? ऐसा भी तो हो सकता है ये पेड़ में कोई बीमारी लग गई हो और वो अपने आप सूख गया हो, या कोई और वजह हो। पुजारी जी तुरंत बोले, बंजारन की दुश्मनी इस पेड़ से नहीं, इस गांव से है और उसने इस पेड़ को जानबूझकर नष्ट किया है क्योंकि एकमात्र यही वो पेड़ है जिसकी सहायता से उसे पुनः वश में किया जा सकता था। इसलिए उसने इसे भी नष्ट कर दिया ताकि भविष्य में वशीकरण की संभावना को ही खत्म कर दिया जा सके। पुजारी जी की बात सुनकर सुमेर उनसे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन बगल में खड़े अपने आदमी मनवा से बोला, पंडित जी क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पहले बंजारन फिर वशीकरण ये सब तो ठीक था, लेकिन अब ये पेड़ क्या भला है? मनवा सुमेर की बात पर धीरे से बोला, मालिक, छोटी मुंह बड़ी बात है, लेकिन जो सामने है उसे झुठलाया तो नहीं जा सकता ना।
गांव वाले आपको मानते हैं और इतनी बड़ी मुसीबत में आपको आपके पिताजी यानी बड़े मालिक की जगह देखते हैं। तो मालिक ऐसी बात ना करें, ये आपकी छवि के लिए सही नहीं होगा। तुमेर ने तिरछी आंखों से पुजारी जी को देखते हुए कहा। सही कह रहे हो ये। तुमेर ने आगे कहा। अब क्या करना है पुजारी जी? पुजारी जी बोले, आपके बाबा तो कुछ बोल नहीं सकते और गुरुजी अब रहे नहीं। ऐसे में अब एक ही उपाय है, आपकी हवेली में बड़े ठाकुर का एक किताबों वाला कमरा हुआ करता था, जहाँ सिर्फ आपके बाबा ही जाते थे और अक्सर गुरु देवदत्त और आपके पिताजी वहीं बैठकर चर्चा करते थे और किताबें पढ़ते थे। मैं 1 या 2 बार वहाँ गया हूँ। वहाँ हमें जरूर कुछ मिल सकता है कि आखिर इस समस्या का उपाय क्या हो सकता है। तुमेर गहरी सांस लेकर बोला। तो अभी हमें वापस हवेली जाना होगा? हाँ, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगा, पुजारी जी ने कहा। दूसरी तरफ विक्की के घर पर विक्की सोया था। अनन्या किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और ध्रुव अपनी चाय का कप लिए कमरे की खिड़की पर खड़ा सुबह सुबह बाहर की हरियाली को निहारने में लगा हुआ था। इतने में बेड पर रखा ध्रुव का मोबाइल बज उठा। ध्रुव ने बेड के पास आकर जैसे ही अपने मोबाइल की तरफ देखा, उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले सुकून के भाव थे वो बदल गया। अब वो परेशान सा दिखने लगा था। उसने मोबाइल हाथ में लेकर देखा, स्क्रीन पर पापा नाम फ्लैश हो रहा था। ध्रुव खुद से बोला, इन्होंने मुझे क्यों कॉल किया है? फोन लगातार बजता रहा और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ध्रुव को लगा कि शायद अब वो दोबारा कॉल नहीं करेंगे, लेकिन वो गलत था। अगले ही पल दोबारा से कॉल आया। इस बार कुछ रिंग के बाद ध्रुव ने कॉल रिसीव कर लिया और बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, हेलो मिस्टर रॉय, आज मेरी याद कैसे आई आपको? दूसरी तरफ से एक ठहरी हुई लेकिन कड़क आवाज उभरी, कैसे हो ध्रुव? ध्रुव ने उसी अपरिचित लहजे में कहा, आज अचानक मेरी फिक्र कैसे? दूसरी तरफ से उसके पापा की वही कड़क आवाज आई, ये तुम अपने पापा से किस तरीके की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है कि अपने पिता से कैसे बात करते हैं? अपने पापा की बात सुनकर ध्रुव के होठों पर एक अजीब सी दर्द भरी मुस्कुराहट उभरी, लेकिन उसने अपने मन को शांत करने के लिए कमरे के चारों तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, तो आपने बताया नहीं कि आपने मुझे कैसे कॉल किया? ध्रुव के अंदाज और उसकी बातों को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए उसके पापा बोले, तो बेटा जी कब तक लौटने का प्लान है? आखिर कब तक उस गांव में बैठना है? आगे का भी देखना होगा, कॉलेज के बाद क्या करना है, जॉब या स्टडी? जल्दी आ जाऊंगा, ध्रुव ने केवल इतना ही कहा। इस पर उसके पापा ने पूछा, जल्दी आ जाऊंगा मतलब आजकल में नहीं आ रहे हो? और कितना वक्त लगेगा? मैंने कहा ना मैं आ जाऊंगा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, बाय। इतना कहकर ध्रुव ने अपने पापा की आगे एक भी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने अपना मोबाइल बेड पर जोर से पटका और वापस से कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या जो कि रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही थी, उसे ध्रुव की फिक्र हो रही थी। अनन्या अपने आप से बोली, फिर पूरा दिन इसका मूड ऑफ रहेगा, पता नहीं क्यों वो अपने पापा को इतना नापसंद करता है। अनन्या ध्रुव को किसी काम से बुलाने आई थी, लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि वो ध्रुव को थोड़ी देर के लिए अकेला रहने देगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम परेशान होते हैं और हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता या कोई बात होती है तो हम किसी से बात करने की बजाय कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं। और जब भी ध्रुव अपने पापा से बात करता था तो थोड़ी देर अकेला ही रहना पसंद करता था, इसलिए अनन्या वहां से चुपचाप लौट गई। कुछ देर बाद ध्रुव कमरे से निकलकर बाहर बगीचे में रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तभी अनन्या हाथों में ब्रेकफास्ट और चाय लिए बाहर आई और चुपचाप जाकर ध्रुव के बगल में बैठ गई और अपने गले को साफ करती हुई अहम गर्मा गर्म चाय। ध्रुव का ध्यान अनन्या की आवाज से टूटा। उसने देखा अनन्या हाथों में गर्मा गर्म चाय की कप लिए उसके पास बैठी हुई है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उठाया और बोला, थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त, ध्रुव ने इतना कहा ही था कि अनन्या ने उसकी बातों को पूरा करते हुए कहा, मुझे पता है कि इस वक्त तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, यही ना? ध्रुव हैरानी से अनन्या की आंखों में झांकता हुआ बोला, तुम हमेशा कैसे समझ जाती हो कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है या मैं क्या चाहता हूँ? अनन्या बड़ी अदा से अपने बालों को अपने कान के पीछे करते हुए बोली, इसे जादू कहते हैं, अनन्या का जादू है ये। अनन्या की इस बात पर ध्रुव सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन अपने मन में बोला, ये तो तुमने सही कहा, तुम जादूगर तो सच में हो। तुम मेरी सारी बातें समझ जाती हो, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पाती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, या यूं कहूँ कि सबसे ज्यादा तुम्हें ही चाहता हूँ। ध्रुव ये सोच रहा था कि अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने कुछ कहा? ध्रुव इनकार में सिर हिलाता हुआ बोला, नहीं कुछ नहीं। क्या तुमने कुछ सुना? अनन्या अपनी पलकें झुकाकर बोली, मुझे लगा जैसे तुमने कुछ कहा। ध्रुव अनन्या के उस शर्माते हुए चेहरे को देखकर उसे छेड़ते हुए बोला, हाँ जादूगरनी हो ना, अनकही बातें भी तो समझ जाती हो। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, वो तुम्हारे पापा हैं ध्रुव, आखिर क्यों तुम उनके कॉल से इतना परेशान हो जाते हो? ध्रुव ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा और बिना कुछ बोले बस देखता ही रहा। ध्रुव की नजरों का मतलब समझते हुए अनन्या ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पापा की बातें कॉल पर सुन ली थी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं, वो तो बस इत्तेफाक से मैंने सुन लिया। लेकिन ध्रुव तुम अपने पापा से बात करके इतना परेशान क्यों हो जाते हो? अनन्या की बात से ध्रुव एक बार फिर बेचैन हो गया था। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मम्मी पापा परिवार रिश्ते, ये सब वो रिश्ते होते हैं जिंदगी में अनन्या जिससे आपको बेशुमार प्यार मिलता है, जिनसे आपको अपनापन मिलता है, उनके साथ आप सुरक्षा महसूस करते हैं। लेकिन मैं उतना नसीबदार नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी परिवार के साथ रहते हुए भी अकेले बिताई है और अब मैं इन रिश्तों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, वहाँ विक्की आ गया। लेकिन इन दोनों को बातें करते हुए देख विक्की ओवर एक्टिंग करते हुए बोला, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? मैं बाद में आता हूँ। विक्की जैसे ही वापस जाने लगा, ध्रुव उसकी पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए बोला, अपनी ये नौटंकी बंद कर, मुझे कॉल करना है, मैं जा रहा हूँ, और बैठ तेरे लिए चाय भी लेकर आता हूँ। ध्रुव चला गया और विक्की वहीं अनन्या के बगल में बैठ गया।
और गौर किया कि अनन्या की नजर सिर्फ जाते हुए ध्रुव पर टिकी हुई थी। वो अपने आप से बोला, दुनिया की नजरों में तो कितना भी होशियार बन ले ध्रुव, लेकिन है पक्का उल्लू। पता नहीं तुझे अनन्या की आंखों में अपने लिए प्यार कैसे नहीं दिखता। ये प्यार मुझे दिखता है, पूरी दुनिया को दिखता है। अनन्या की आंखों में साफ पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्यार करती है। अब मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा कि तू अपने दिल की बात अनन्या से बोल दे। दूसरी तरफ सुमेर और पुजारी जी हवेली पहुंच चुके थे और पुजारी जी सुमेर से बोले, सुमेर बाबू, आपको हवेली के हर कोने के बारे में अच्छे से पता होगा। बताइए, आपके बाबा का वो किताबों वाला कमरा कहाँ है? सुमेर कुछ सोचकर बोला, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं जरा बाबा के पास होकर आता हूँ। एक बार मुझे उनसे इजाजत लेनी होगी उस कमरे में जाने से पहले। इतना कहकर सुमेर अपने बाबा से मिलने अंदर चला गया। लेकिन पुजारी जी सोचने लगे कि बड़े ठाकुर तो ना कुछ बोलते हैं ना हाथ पैर हिलाते हैं, फिर कैसे इजाजत देंगे। इतना कहकर सुमेर अपने बाबा से मिलने अंदर चला गया। लेकिन पुजारी जी सोचने लगे कि बड़े ठाकुर ना तो कुछ बोलते हैं ना हाथ पैर हिलाते हैं, फिर कैसे इजाजत देंगे। सुमेर जैसे ही अपने बाबा के कमरे में पहुंचा, उसने देखा उसके बाबा खिड़की के पास अपनी व्हील चेयर पर बैठे बाहर की तरफ देख रहे थे और उनके आसपास उनकी सेवा करने वाले नौकर खड़े थे। सुमेर ने सबसे बाहर जाने के लिए कहा और अपने बाबा के पास जाकर उसने कहा, बाबा, मैं और पुजारी जी आपके किताबों वाले कमरे में जाना चाहते हैं। सुमेर की इस बात पर बड़े ठाकुर ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि वो बोलकर या शरीर के अंग हिलाकर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे, लेकिन एक पिता और एक बेटे के बीच संवाद का एक अलग तरीका होता है और वही तरीका यहाँ बड़े ठाकुर और सुमेर के बीच में काम करता है। सुमेर को जब कोई जवाब नहीं मिला, तब वो व्हील चेयर को लेकर बाहर वाले कमरे में आ गया जहाँ पुजारी जी पहले से बैठे थे। सुमेर ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, अब बाबा को आप ही बताइए कि हम किस मुसीबत में हैं। पंडित जी अपनी जगह से उठे और व्हील चेयर पर बैठे बड़े ठाकुर के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में देखकर बोले, इस गांव में बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है, वही विपत्ति जिसकी वजह से आपकी ये हालत है। बंजारन आजाद हो गई है और वो इस गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, क्योंकि वो खतरा गांव वालों के साथ साथ आप पर और सुमेर बाबू पर भी है। पिछली बार आपको और गांव को बचाने के लिए गुरु देवदत्त आ गए थे, लेकिन इस बार कौन बचाएगा। पुजारी जी की बातें सुनकर व्हील चेयर पर बैठे ठाकुर सज्जन सिंह की सांसें तेज हो जाती हैं। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो। वो बहुत कुछ बोलना और करना चाहते हो, लेकिन उनके बस में कुछ भी नहीं था। पुजारी जी ने आगे कहा, हम लोग उस पवित्र पेड़ के पास भी गए थे जिसकी जड़ और मिट्टी में आपके मित्र और मेरे गुरु देवदत्त ने उसकी शक्तियों को कैद किया था। वो पेड़ सूख चुका है। उस बंजारे ने अपनी शक्तियों से उस पवित्र पेड़ को भी नष्ट कर दिया। पुजारी जी अपनी बात पूरी कर पाते तभी सुमेर भी बोल पड़ा, हाँ, और पुजारी जी कह रहे हैं वो पेड़ कुछ दिन पहले तक हरा भरा था। बाबा, मुझे लगता है कि आपकी किताबों वाले कमरे से हमें कुछ मदद मिल सकती है। मुझे पता है आप वहाँ अकेले जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त हमें वहाँ जाना ही होगा। इतना कहते हुए सुमेर अपने बाबा की आंखों में देखने लगा और उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। सुमेर तुरंत बोला, पुजारी जी, मिल गई इजाजत, चलिए। ये सब देख पुजारी जी को समझ में आ गया कि बड़े ठाकुर को कुछ कहना होता है तो किस तरह से कहते हैं, और सुमेर बाबू और बड़े ठाकुर के बीच में एक गहरा रिश्ता है। सुमेर, बड़े ठाकुर और पुजारी जी तीनों हवेली के उस कमरे में जाते हैं जो पिछले कई सालों से बंद था, क्योंकि बड़े ठाकुर के बीमार होने के बाद से वो इस काबिल नहीं थे कि वहां पर जाकर किताबें पढ़ सके। हालांकि साफ सफाई के लिए कभी कभार जरूर खुलता था, लेकिन वो भी सिर्फ बड़े ठाकुर सज्जन सिंह की निगरानी में। इसलिए आज तक सुमेर कभी इस कमरे में नहीं गया था। आज वो अपनी जिंदगी में पहली बार इसे खोलकर इसके अंदर जा रहा था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर विवेक अपने सामने कुछ केस के फाइलों को लेकर उनमें उलझा पड़ा था। इतने में उसका हवलदार मक्का हाथ में चाय का गिलास ले आया और उसके सामने रखकर बोला, सुबह से आप इन फाइलों में उलझे पड़े हैं साहब, अब एक कप चाय पीजिए और अपने दिमाग को तरोताजा कीजिए। इंस्पेक्टर विवेक उसी तरह अपने काम में घुसा हुआ बोला, दिमाग को तरोताजा करने की जरूरत तुम जैसे गधों को पड़ती है, मुझे नहीं। और आज ये तुम बिना बोले चाय कैसे ले आए हो। उसके बाद कुछ देर रुककर उसने मक्का की तरफ देखा और बोला, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। मक्का चापलूसी करता हुआ बोला, अरे नहीं नहीं साहब, छुट्टी नहीं चाहिए, हम तो बस 3 घंटे के लिए जाने की इजाजत मांग रहे हैं, 3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। इंस्पेक्टर विवेक फाइल बंद कर चाय पीता हुआ बोला, अच्छा, और क्या काम है 3 घंटे में। उसके सवाल पर मक्का शर्माकर अपने बालों को सहलाता हुआ बोला, आप तो जानते हैं ना साहब, हमारी नई नई शादी हुई है और हमारी घरवाली सिनेमा देखने की जिद कर रही है, तो यही पास वाली सिनेमा हॉल में से सिनेमा दिखाने ले जाएंगे। मक्का की बात पर इंस्पेक्टर विवेक डांटते हुए बोला, यहाँ इतने सारे केस पेंडिंग है, ऊपर से बिंदिया का वो मर्डर केस, और तुम्हें सिनेमा देखना है। और अचानक पाली का जिक्र आते ही जैसे विवेक को कुछ याद आया। उसने जल्दी से अपने टेबल का ड्रॉर खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। मक्का समझ गया कि अब उसे छुट्टी नहीं मिलने वाली, इसलिए उसने मन मारकर पूछा, क्या बात है साहब, क्या ढूंढ रहे हैं आप। विवेक उसी तरह ढूंढता हुआ बोला, मैं वो पेन ड्राइव ढूंढ रहा हूँ जो उस दिन पाली गांव के मर्डर प्लेस पर मिला था, मैंने इसी में रखा था। इतना बोलते ही उसे वो पेन ड्राइव मिल गया और उसने जल्दी से उस पेन ड्राइव को निकालते हुए कहा, मक्का जल्दी से लैपटॉप लेकर आओ, मेरे दिमाग से इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे निकल गई, हमें इस पेन ड्राइव को देखना होगा। मक्का ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया और भागता हुआ गया और लैपटॉप उठाकर ले आया। इंस्पेक्टर विवेक ने वो पेन ड्राइव मक्का को देते हुए कहा, ये लो, इसमें जल्दी लगाओ। मक्का जल्दी से वो पेन ड्राइव लेकर लैपटॉप में लगाकर उसे खोलकर देखने लगा। इंस्पेक्टर विवेक भी अपनी चाय लेकर टेबल की दूसरी तरफ मक्का के बगल में आकर खड़ा हो गया था और गौर से लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ देख रहा था। लैपटॉप ऑन हुआ, पेन ड्राइव वाली फाइल जैसे ही ओपन हुई, उन्होंने देखा उसमें 3 अलग अलग फोल्डर बने हुए थे।
मक्का ने जल्दी से एक फोल्डर खोला और उसे खोलते ही उसने देखा उसमें कई सारी भोजपुरी फिल्में थीं। उन्हें देखकर मक्का और इंस्पेक्टर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इंस्पेक्टर ने कहा, दूसरा फोल्डर खोलो। मक्का ने दूसरा फोल्डर खोला, उसमें भी काफी सारी फिल्में थी, लेकिन ये फिल्में बॉलीवुड की थी। इंस्पेक्टर विवेक झुंझला गया और फिर बोला, ये क्या है, इसमें तो पूरा सिनेमा हॉल कवर कर रखा है। अब आखिरी वाला जो फोल्डर है वो खोलो, शायद उसमें कुछ हमारे काम का हो। मक्का ने हाँ में सिर हिलाया और उसने जल्दी से तीसरा फोल्डर खोला। उसमें भी फिल्में ही थी, लेकिन इसमें हॉलीवुड की फिल्में थी जो हिंदी भाषा में थी। मक्का लैपटॉप बंद करता हुआ बोला, सर इसमें तो सिवाय फिल्मों के और कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर विवेक परेशान होकर बोला, वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो नहीं काम चलेगा। हमारे पास यही एक सबूत है जो हमें वहां से मिला था और इसी के आधार पर हमें मुजरिम तक पहुंचना होगा। इंस्पेक्टर विवेक बहुत परेशान था, लेकिन मक्का ने ललचाई नजरों से लैपटॉप और पेन ड्राइव को देखकर कहा, साहब अगर आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये लैपटॉप और पेन ड्राइव ही दे दीजिए। हम अपने घर जाकर अपनी घरवाली को इसी में सिनेमा दिखा लेंगे। मक्का के इतना कहते ही इंस्पेक्टर विवेक खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा और इंस्पेक्टर को इस तरह घूरता देख मक्का सहम कर चुप हो गया। इंस्पेक्टर विवेक ने अपनी चाय खत्म की, ग्लास वहां टेबल पर रखते हुए मक्का से बोला, मक्का सोचने वाली बात यह है, इसमें हॉलीवुड की फिल्में हैं, बॉलीवुड और भोजपुरी भी है। इसका मतलब गांव में कोई ऐसा है जो देसी और मॉडर्न दोनों है। मक्का अभी भी पेन ड्राइव में कौन कौन सी फिल्में हैं ये देखते हुए बोला, हाँ सर इसमें मॉडर्न और देसी दोनों फिल्में हैं, लेकिन मैंने आज तक हॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी है। एक काम करता हूँ, हॉलीवुड वाली अपने लैपटॉप में डाल लेता हूँ, आज बीवी के साथ यही देखूंगा। क्या कहते हैं साहब? अगर तुम्हारी सर से सिनेमा का भूत उतर गया हो तो चलो मेरे साथ। इतना कहकर इंस्पेक्टर विवेक ने वो पेन ड्राइव निकाली और उसे जेब में रखते हुए पुलिस स्टेशन से निकल गया। मक्का भी उसके पीछे भागता हुआ बाहर आया और बोला, साहब बताइए तो सही, हम कहाँ जा रहे हैं? इंस्पेक्टर जीप पर बैठता हुआ बोला, हम पाली गांव जा रहे हैं, उन्हीं शहरी लोगों के पास जो उस दिन कुएं के पास खड़े होकर बहुत सवाल जवाब कर रहे थे। क्योंकि इस पेन ड्राइव और इसमें मिली अंग्रेजी फिल्में ये सब कोई गांव वाला तो देख नहीं सकता, वो ना हो ये उन्हीं लोगों की है और अब हमें उनसे पूछताछ करनी पड़ेगी अपने अंदाज में। चलो। इधर गांव में विकी के घर पर शाम के समय ध्रुव अनन्या को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है। अनन्या के कमरे में पहुंचते ही ध्रुव चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे अनन्या कहीं दिखाई नहीं देती है। ध्रुव पूरे घर में अनन्या को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। अचानक अनन्या के ना मिलने पर ध्रुव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इस वक्त विकी भी घर पर नहीं था, वो छलावा के घर गया हुआ था। परेशान ध्रुव अनन्या को फोन लगाते हुए उसके कमरे के पास से गुजरता है तो उसे वहां अनन्या का फोन बजता हुआ सुनाई देता है। ध्रुव खुद से बोलता है, अरे यार अब ये क्या नई मुसीबत है, कम से कम जहां जाओ फोन तो लेकर जाओ यार। ध्रुव विकी को फोन लगाता है, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगता है। ध्रुव छलावा के घर के लिए जैसे ही विकी के घर से निकलता है उसे जुल्मी मिल जाता है। जुल्मी को देख ध्रुव तुरंत उससे पूछता है, अरे जुल्मी तुमने अनन्या को कहीं देखा है क्या? जुल्मी मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे उन्हीं को देखने के लिए तो हम यहाँ आए थे, और ये देखिए उनके लिए गर्मा गर्म समोसे भी लेकर आए हैं। हमारे गांव में समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, देखिएगा गुरी मैडम को बहुत पसंद आएंगे। वैसे एक बात बताइए। ध्रुव जुल्मी की बात को काटते हुए बोला, अरे यार जुल्मी ये समोसे छोड़ो, यहाँ अनन्या का कोई अता पता नहीं है। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। जुल्मी बोला, अरे गायब कहाँ हुई होंगी, वो कोई जादूगर नहीं है क्या? अब घर पर बैठे बैठे क्या करती, तो हो सकता है यहीं कहीं घूमने निकल गई होंगी। ध्रुव बोला, अरे यार जुल्मी कोई भी बात हो कम से कम बताकर तो जाना चाहिए, गांव वाले वैसे ही हमसे नाराज हैं। पिछली बार गायब हुई थी तो छलावा के घर के पास मिली थी और उसके बाद तो बवाल हो गया था, इस बार कुछ इधर उधर हो गया तो अब छोटी सी बात का भी बतंगड़ बनते टाइम नहीं लगेगा। ध्रुव की बातों से ज्यादा जुल्मी का ध्यान अपने समोसे पर था। उसे लग रहा था कहीं समोसे ठंडे होने से पहले अगर गोरी मैडम ना मिली तो उसे फिर से गर्मा गर्म समोसे लाने पड़ेंगे। वो अपने समोसे की तरफ देख रहा था तो ध्रुव ने जुल्मी को समोसे में खोया हुआ देख कहा, ओ जुल्मी तुम्हारा ध्यान किधर है? समोसे बाद में खाना, पहले चलो हमें छलावा के घर चलना होगा। विकी भी वही है, हो सकता है अनन्या भी वहीं चली गई हो। ध्रुव और जुल्मी दोनों अंधेरा होते होते छलावा के घर पहुंच गए थे। छलावा का घर खप्पड़ का बना हुआ था जिसमें से धुआं निकल रहा था। घर की छत से धुआं निकलता देख ध्रुव हैरानी से बोला, अरे ये क्या, छलावा के घर में तो आग लग गई है। जुल्मी मुस्कुराते हुए बोला, अरे आग नहीं लगी है, जरूर छलावा कुछ ना कुछ चूल्हे में बना रहा होगा तो उसी का धुआं है जो घर की छत से बाहर निकल रहा है। ध्रुव जुल्मी की ओर देखते हुए बोला, छलावा के पास गैस नहीं है क्या जो चूल्हे का उपयोग करता है? तभी घर से बाहर निकलते हुए छलावा बोला, ध्रुव बाबू लगता है आप भूल गए, ये गाँव है, यहाँ ज्यादातर घरों में चूल्हा ही चलता है, गैस तो बहुत कम लोगों के यहाँ पर है। ध्रुव ने तुरंत विकी से कहा, अरे विकी तेरा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा है, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। विकी ने मोबाइल दिखाते हुए कहा, यार गांव में हर जगह सिग्नल कहाँ रहता है, शुक्र मना कि हमारे घर पर सिग्नल है। ध्रुव जल्दबाजी में बोला, यार ये सारी बातें छोड़, अनन्या घर पर नहीं है, यहाँ पर है क्या? विकी तुरंत बोला, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो मैं और छलावा ही है, और अनन्या नहीं मिल रही, क्या मतलब है इसका? उसे तो घर पर ही होना चाहिए, वो कहाँ जा सकती है? उसके लिए तो ये पूरा गाँव ही अनजान है। ध्रुव परेशान होता हुआ बोला, यार मैंने उसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं दिखाई दी, समझ नहीं आता कि अब इस वक्त कहाँ गायब हो गई है। छलावा ध्रुव को तसल्ली देते हुए बोला, कोई बात नहीं, यहीं कहीं निकल गई होगी, हो सकता है गांव के रास्ते याद ना हो इसलिए घर वापस ना आ पाई हो। एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर ढूंढते हैं, और गांव में तो उन्हें हर कोई जानता ही है, किसी ने उन्हें यहाँ वहां जाते हुए देखा ही होगा तो मिल जाएगी वो, आप परेशान मत होइए। ध्रुव, विकी, जुल्मी और छलावा सब लोग अनन्या को ढूंढते हुए गाँव में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। उन्होंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई उन्हें सही जवाब नहीं दे पाया। काफी देर तक भटकने के बाद भी जब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तब छलावा ने कहा, यार हमने लगभग पूरा गांव देख लिया है, अब बस वो जगह बची है जहाँ कोई गांव वाला नहीं जाना चाहेगा। विकी ने छलावा की बात पर कहा, लेकिन अनन्या वहां क्यों जाएगी? ध्रुव तुरंत बोला, यार ये तो हम बाद में सोचेंगे कि वो वहां क्यों जाएगी, पहले हमें चलकर देखना चाहिए क्योंकि इस वक्त अनन्या का मिलना जरूरी है। छलावा बोला,
बात तो सही कही आपने, लेकिन अगर हमें किसी ने उस तरफ जाते हुए देख लिया तो बात और बढ़ेगी कि हम वहाँ बार बार क्यों जाते हैं। बिंदिया की मौत और बंजारन की आज़ादी, यानी कि पहले गांव वाले कभी कभार बड़े कुएं और वशीकरण वाले खंडहर की तरफ चले जाते थे, लेकिन बंजारन की आज़ादी के बाद उस तरफ जाने वाले रास्ते पर भी कोई गलती से भी नहीं जाता था। ऐसे में इन लोगों का उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं था। रात बढ़ती जा रही थी। ध्रुव बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, और मैं किसी से नहीं डरता, चाहे वो बंजारन हो या सुमेर सिंह या पुजारी जी या फिर पूरा गाँव ही क्यों ना हो। और किसी को चलना हो तो चले, नहीं चलना हो तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। कहते हुए ध्रुव बड़े कुएं और वशीकरण वाले खंडहर की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे की ओर बढ़ने लगा। ध्रुव के पीछे विक्की और उसके पीछे जुल्मी और छलावा भी उस तरफ जाने लगे। रात हो चुकी थी। ध्रुव मोबाइल टॉर्च के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही ध्रुव कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा पुलिस ने विद्या की मौत के बाद चारों तरफ रस्सी बांधकर उस जगह पर किसी के आने जाने पर रोक लगा रखी है। जब ध्रुव कुएं के थोड़ा और करीब पहुंचा तो उसे गाना गुनगुनाने और दीवार पर किसी धातु के बार बार टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। ध्रुव थोड़ा और आगे बढ़ा तो टॉर्च की धुंधली रोशनी में उसे जो दिखाई दिया वो देखकर वो शॉक्ड हो गया।